ऐसा सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। ठगने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी 5 लाख का लगा, अब 5 के बाद 11 आ गया। सही बात आप बोले, कल को 1 करोड़ भी आ सकता है। अब लिए होंगे तब ना। सुनिए ना, अब 1 करोड़ से हो सकता है कल को वो ये भी कोई कह दे कि 40 साल पहले 10 रुपये का चाय तुम टपरी पे पिए थे, वो भी जो है सुधीर भगत ने नहीं चुकाया, तो आज मेरी दयनीय स्थिति हो गई है। पूछ लीजिए कि रविंदर यादव जी ने पिछले आज से 4 महीने पहले क्या किया था एक मारवाड़ी समाज के व्यापारी के घर में घुसकर रात के 12 बजे क्या किया। ये भी आरोप है कि आपने इतना उधारी ले लिया, इतना गमन कर लिया कि आप बॉडीगार्ड रखे हैं। आपको डर लगता है कि समाज में जाइएगा तो कोई आपका कॉलम। रविंदर जी ने यह भी कहा कि उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई मेरे सामने औकात नहीं थी, उस समय चक्की चलाते थे, ऐसा रविंदर जी ने कहा। तो मैं आपको बता दूं कि 1989 के दौर में बीसीडी बिल्डिंग और सामाजिक हितों से सुरक्षा के लिए कि कहीं कोई ऐसे ही को बता दे रहे हैं, कोई ऐसे ही जो सामाजिक जो नेता हैं, जो संरक्षक बनते हैं व्यापारियों के, वैसे ही सामाजिक जो संरक्षक व्यापारी संरक्षक है, किसी दिन घर में घुस के रात में 12 बजे पीटने ना लगे, पीटने ना आ जाएं, इस चीज़ से हम लोग संरक्षण के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं। वैसे जैसे रविंदर जी जिस तरह के व्यापारी संरक्षक हैं ना, जिसकी घर में जाकर किसी को पीट देना, किसी को जाके धमका, गुंडा नहीं है कि सबको हर सड़क पे चलते हुए सबसे लड़ते चलेंगे, सबसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है। सीधे साधे लोग हैं, काम में भरोसा रहता है, काम करेंगे कि अभी सबसे लड़ते चलेंगे। मानहानि का केस करेंगे तो हो सकता है तो आप पर कोई बलात्कार का भी केस कर दे। बताइए, प्लानिंग देखिए, स्ट्रेटेजी देखिए, किस तरह प्रेशराइज करने का कोशिश किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि बलात्कार का भी जो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई बलात्कार का भी। की कई तस्वीर आपने देखी होगी पूरे बिहार में, क्या पूरे देश में, लेकिन एक अलग तस्वीर मधेपुरा से निकल कर सामने आई है, जहां एक प्रत्याशी पर लगातार पर्ची का वार चल रहा है। क्या है पर्ची का वार, हमने पहले भी दिखाया था। जिन प्रत्याशियों को जिन पर आरोप लगा था, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी कि पर्ची किस तरह निकल रही है, किस तरह का आरोप लग रहा है। लेकिन वह पर्ची अब तो पुरानी हो गई। आज नई पर्ची निकली है और पूरे शहर में बांटा गया है। हर घर के दरवाजे पर वह पर्ची पड़ी मिलेगी या उनके हाथों पे मिलेगी। पर्ची पर लगातार आरोप बढ़ता जा रहा है, पहले 5 लाख का, 11 लाख का, क्या पता कल 1 करोड़ का हो जाए। क्या कारण है? और कई आरोप, आपने वीडियो देखा होगा, उसमें आरोप भी लग रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। ठगने का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी 5 लाख का लगा, अब 5 के बाद 11 आ गया। सही बात आप बोले, कल को 1 करोड़ भी आ सकता है। अब लिए होंगे तब ना। सुनिए ना, अब 1 करोड़ से हो सकता है कल को वो ये भी कोई कह दे कि 40 साल पहले 10 रुपये का चाय तुम टपरी पे पिए थे, वो भी जो है सुधीर भगत ने नहीं चुकाया, तो आज मेरी दयनीय स्थिति हो गई है। तो कह सकता है सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पैसे नहीं देने के एवज में वोट नहीं देने की अपील हो रही है। ये पहली बार पूरे देश में हो रहा है। जब कहने का ही बात है तो कुछ भी कह सकते हैं ना। जब कहना ही है तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर 10 रुपये के भी आरोप लगाए जा सकते हैं, 1 करोड़ के भी आरोप लगा सकते हैं। जब फजीहती करनी है, जब मकसद रहा कि बदनामी ही करनी है किसी की, किसी नेता की, किसी दावेदार की छवि को धूमिल करने का ही प्रयास है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भैया, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? इतने दिनों से कहाँ थे? आपने ना लीगल नोटिस भेजी, आपने ना FIR किया, आपने ना कोर्ट अदालत गए। 4 दिन पहले चुनाव का बचा है, 4 दिन पहले आप आ जाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये रहा, इतना है, इतना है, उतना है। रविंदर जी ने क्या बोला अपने इंटरव्यू में, ये बताइए आप हमें। कई नाम बकायदे उन्होंने गिना दिए, एक लिस्ट दे दी कि इनके इतने लाख है, इतने लाख है। और उन्होंने एक बात यह भी कहा कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वह व्यापारियों के सचिव है, व्यापारी संघ के, और उस सचिव होने के कारण उनके पास लोग आते हैं कि मेरा पैसा फलां आदमी ने बेईमानी कर लिया है, मुझे इंसाफ दिलाइए, और वो इंसाफ दिलाने का लड़ाई लड़ते हैं। संरक्षण व्यापारी के संरक्षक हुए ना, वो बात कही। तो देखिए, सबसे पहली बात, बहुत बड़ी बात उनकी है कि एक तो पहले उन्होंने नाम गिनाया। अब नाम गिनाया, किसका किसका नाम गिनाया, उसमें से 2 नाम में तो 2 नाम का पर्ची तो आ चुका है। तो आप समझ रहे, प्लान्ड वे देखिए आप, 2 नाम की पर्ची उन्होंने गिना दी। अब और जो हो सकता है नाम गिना, हो सकता है 2-4 दिन और बचे हैं चुनाव के, 2-4 पर्ची और गिरवा दे। कल को हो सकता है कल के पेपर में आप फिर पर्ची देख लें, परसों के पेपर में फिर पर्ची देख लें। पुराते पता नहीं कितना करोड़ का पुरा देंगे ये लोग। तो ये तो चलिए जो भी हुई, बात रही अब संरक्षक की, ठीक है। तो संरक्षक की तो उनके बारे में जानता है पूरा, जो है मधेपुरा जानता है किस प्रकार के व्यापारियों के संरक्षक है वो। 3 महीने 4 महीने पहले की बात है कि एक व्यापारी हैं, मारवाड़ी समाज से आते हैं। इन्होंने कहा कि अपने इंटरव्यू में कहा कि बंगाली, कमज़ोर बंगाली, मजबूत मारवाड़ी, पता नहीं क्या क्या जातीय समीकरण गिना रहे थे।
तो उन्होंने कहा ये तो गिना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आज से 4 महीना पहले एक कमज़ोर, अब कमज़ोर कहिए कि उसको आप एक सामान्य व्यापारी कहिए, उनके शायद उनके नज़र में कमज़ोर होगा, तभी जाके जब 2017 का उन्होंने चुनाव लड़ा था वो व्यापारी उनके साथ में था, उनके लिए कन्वेंसिंग कर रहा था। लेकिन अब जब उनके सुधीर भगत से निजी संबंध होने के कारण, बढ़िया पुराना दोस्ताना संबंध होने के कारण, बचपन का संबंध होने के कारण, वो जब उसके तरफ से सुधीर भगत की तरफ आ जाता है तो गुस्से में आकर वो उससे भी नहीं लड़ते हैं, वो रात के 12 बजे उनके घर जाते हैं और उनके पिताजी, उनके बुजुर्ग पिताजी कर थप्पड़ चलाते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। और उसके बाद जब व्यापारी समाज में ये बात फैलती है और व्यापारी समाज के लोग जब इन पर गुस्सा होते हैं तो प्रेशर में आकर इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये बात पूछिए, ऐसा हुआ है कि ये बहुत बड़ा आरोप है, नहीं? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और आरोप नहीं, ये बहुत बड़ा आरोप हाँ, है। ये आरोप नहीं लगाते हैं, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। जाके किसी व्यापारी समाज से पूछ लीजिए कि रविंदर यादव जी ने पिछले आज से 4 महीने पहले क्या किया था। एक मारवाड़ी समाज के व्यापारी के घर में घुसकर रात के 12 बजे क्या किसी को थप्पड़ मारा था? एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक पिता को थप्पड़ मारा था उनके। और उसके बाद प्रेशर में आके जब पूरे के पूरे समाज के, जब पूरे मधेपुरा के बड़े बड़े व्यवसायी जब उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाके उन्होंने माफ़ी मांगी थी इस बात की। बस इस बात के बारे में आप उनसे जिक्र करिए, इस बात के बारे में पूछिए कि ये नहीं कि आरोप लगा दिया, क्या लगा दिया, नहीं, आप पूछिए कि भाई सही है कि नहीं, इतना ही बता दें, हाँ या ना, इतना तो बता सकते हैं। लग रहा है आप पे जो आरोपों का वार शुरू हुआ, चालू हुआ, आप भी कर रहे हैं वार। हम वार, देखिए हमारे पास, उनके, मेरे पास फैक्ट है, कोई भी बता देगा इस बारे में वो खुद एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो वो पर्ची निकलवा रहे हैं किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर, वो पर्ची में क्या है, सबूत क्या है, ये बताइए आप। सबूत पर्ची में तो एक छोटा सा पर्ची सबूत है। पर्ची में सबूत के तौर पे साक्ष्य जिसमें लिखा हुआ है, एक साक्ष्य वाला कॉलम है, उसमें देते हैं वो लोग चालान, ठीक है ना, चालान का फोटो देते हैं। वो चालान का पर्ची जो है वो रिसीविंग का, पर्ची में अपील क्या है वो भी तो दिखाया, अपील है, उसमें पर्ची है, अपील भी है। मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, मैं क्लियर कट बता देता हूँ। चालान क्या होता है, जिस चालान का वो साक्ष्य दे रहे हैं, वो चालान क्या होता है? चालान रिसीविंग होती है। रिसीविंग मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास उनका उधारी बकाया बाकी है। हम भी चालान देते हैं, हमारा भी इतना बड़ा शोरूम चलता है। अगर हम सारा चालान निकालना चाहेंगे अभी 10,000 चालान होगा तो 200 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा हमारा मार्केट में, तो मतलब नहीं बनता है। अरे चालान दिया जाता है, कोई भी पार्टी सामान लेती है तो उसको रिसीविंग दी जाती है, वो चालान होता है। अब चालान को कहिएगा कि उसका मतलब उधारी हो गया, तो वो थोड़ी होता है। अब कुछ भी लगाने के लिए ये भी आरोप है कि आपने इतना उधारी ले लिया, इतना गमन कर लिया कि आप बॉडीगार्ड रखे हैं। आपको डर लगता है कि समाज में जाइएगा तो कोई आपका कॉलर पकड़ लेगा। ये रविंदर जी लगा रहे हैं आरोप, ये समाज नहीं लगा रहा, ये रविंदर जी आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे पिताजी पर रविंदर जी आरोप लगा रहे हैं। और बात रही यही बॉडीगार्ड की, तो मैं आपको बता देता हूँ, 1989 के दौर से हमारे पिताजी जो हैं वो अपने साथ राइफल लेके चलते हैं, लाइसेंसी राइफल लेके 1989 के दौर से चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1989 के दौर में बीसीडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहला, इस कमिश्नरी में सबसे पहला A1 ग्रेड क्लास का कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो सुधीर कुमार का था। मधेपुरा के बड़े बड़े बिल्डिंग उस दौर में, बड़े बड़े बिल्डिंग, आपका सर्किट हाउस ले लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लीजिए, आप DRDA ले लीजिए, आप क्या बोलते हैं उसको, चिल्ड्रन पार्क ले लीजिए, छात्रावास ले लीजिए, आप अल्पसंख्यक छात्रावास ले लीजिए, ऐसे ऐसे कितने बिल्डिंग्स जो हैं सुधीर भगत की देन है। सुधीर भगत ने उस समय अपने उस पर निर्माण करवाया। तो जो जिसका इस लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, उस दौर में उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय सामाजिक माहौल गड़बड़ था, सामाजिक एक व्यवस्था थी जहाँ पे असामाजिक तत्व जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी थे। तो किसी की धमकी, किसी का पैसे की धमकी, एक्सटॉर्शन का खतरा, बहुत सारी बातें थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हथियार की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने रखा था अपने सुरक्षा के लिए। इसी मैं गिना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि इन लोग की कोई औकात नहीं है। हम साथ साथ गाड़ी पे चलते थे उस दौर में, इन लोग की कोई औकात नहीं है, चक्की पीसते। तो मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी इस चीज़ों को जिक्र भी नहीं करता हूँ, ना मेरे पिताजी जिक्र करते हैं, ना ही करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही कि उसकी कोई औकात नहीं है, चक्की पीसते थे और वहाँ से पैसा ठग के जो है लोग का वो अमीर बन गए हैं, तो मैं उस दौर की बात बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ शुरुआती दौर, जिस समय पता नहीं रविंदर जी क्या कर रहे होंगे, लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे पिताजी का इतिहास था। तो उस दौर से ज़रूरत थी। 2005 का दौर आया, उसमें पिताजी को सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई। सरकार द्वारा 2 बॉडीगार्ड पुलिस वाले हमारे पिताजी के साथ 24 आवर्स रहते थे, 24 आवर्स सुरक्षा में रहते थे। तो बहुत दिनों तक रहा। तो फिर धीरे धीरे सामाजिक परिस्थिति सुधरी, फिर असामाजिक तत्वों का धीरे धीरे प्रभाव कम हुआ, तो सरकार ने गार्ड को अपने
वापस रखा। तो लेकिन हमने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस गार्ड को कंटिन्यू किया। हमने बोला चलो सरकार नहीं, अपना पर्सनल हम रखेंगे, क्योंकि हम सुरक्षा के लिए जागरूक हैं। अब लेकिन रविंदर जी तो पता नहीं अब क्या कर रहे थे उन ज़माने में, तो उसके बारे में तो मैं कोई कटाक्ष करूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या देखा नहीं देखा भगवान जाने। वो कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो रखता है वो तो सिर्फ जो है जो चोर होता है वही सिक्योरिटी गार्ड रखता है। फिर तो अच्छे अच्छे सम्मानित डॉक्टर भी रखते हैं, तो फिर वो भी चोर हो जाएंगे। फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठित बिजनेसमैन रखते हैं, वो भी चोर हो जाएंगे। विधायक रखते हैं, सांसद रखते हैं, मंत्री रखते हैं, वो भी चोर हो जाएंगे। फिर तो सबको अब जो जो गार्ड रखे मतलब वो चोर है, यही ना सीधा कर रहे हैं आप। गार्ड रखना मतलब चोर हो गया। गार्ड आदमी रखता है असामाजिक तत्वों से सुरक्षा के लिए, कि कहीं कोई ऐसे ही को बता दे रहे हैं, कोई ऐसे ही जो सामाजिक जो नेता हैं जो संरक्षक बनते हैं व्यापारियों के, वैसे ही सामाजिक जो संरक्षक व्यापारी संरक्षक है, किसी दिन घर में घुस के रात में 12 बजे पीटने ना लगे, पीटने ना आ जाए, इस चीज़ से हम लोग संरक्षण के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं। वैसे जैसे रविंदर जी जिस तरह के व्यापारी संरक्षक हैं ना, जिसकी घर में जाकर किसी को पीट देना, किसी को जाके धमका देना, ये आरोप बहुत बड़ा लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप पता कर लीजिए ना। अगर आरोप झूठा होगा तो आप जो बोलिएगा मैं आपकी गुलामी खटूंगा। जाइए आप पता कर लीजिए, समाज में मार्केट में जाके पता करिए, आप किसी व्यापारी से पता कर लीजिए कि आज से 3-4 महीने पहले क्या हुआ था। अब 3-4 महीने पहले क्या हुआ था मैं आपको और बताता हूँ। मारवाड़ी समाज का एक व्यक्ति था, बहुत इंटरनल प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, तब जाके इन्होंने माफ़ी मांगी। इतना प्रेशर बना दिया कि वो व्यक्ति FIR तक नहीं कर पाया। अब सोच लीजिए कि किस तरह का संरक्षण दे रहे हैं ये व्यापारियों को। अब बोलते हैं कि सब खाली ढकोसलेबाजी है, खाली ये है कि भाई चलो किसी तरह करके बदनाम कर दो। बदनाम करना है, 4 दिन बचे हैं, जितना बदनाम कर सकते हैं कर लो, तो बदनाम कर देते हैं। तो इन सब बातों का कोई अनर्गल बातें हैं। बॉडीगार्ड क्यों रखते हो, ये क्यों रखते हो, वो क्यों रखते हो। अरे भैया आपके जैसे जो संरक्षक है मधेपुरा में, उनसे सुरक्षा के लिए उनसे सुरक्षा हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग बॉडीगार्ड रखते हैं। व्यापारी लोग हैं हम लोग, गुंडा नहीं हैं कि सबको हर सड़क पर चलते हुए सबसे लड़ते चलेंगे। सबसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है। सीधे साधे लोग हैं, काम में भरोसा रहता है। काम करेंगे कि आदमी सबसे लड़ते फिरेगा, कि कहीं कोई ऐसे ही व्यक्ति आ जाए धमका दे, बोले कि ऐसा वैसा बात, घर में आ जाए, नहीं तो पीट देंगे, मार देंगे, हमारे साथ आ जाओ समर्थन में, नहीं तो दे देंगे, तो क्या करेंगे। तो इसे इस तरह से बचाव के लिए रखना पड़ता है। आरोप यह भी है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई, तो बेटे के नाम पे, कई दलालों के नाम पे ठेकेदारी का काम चल रहा है। अब देखिए ये इन सब बातों को तो चर्चा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए एक पिता होता है कि वो अपने जीवन में अपनी स्टैंडिंग पे अपना एक बिज़नेस खड़ा करता है। फिर जब बेटे उस लायक हो जाते हैं तो बेटे उसका हाथ बटाते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, उनके साथ जो है जिम्मेदारी से खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और उस कंपनी को फिर संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हर परिवार में ऐसा होता है, तो हमारा भी वही वैसा ही है। तो अब पिताजी ने अब हमारे ऊपर सौंप दिया है काम को। अब हम लोग सौंपते हैं, मैं और मेरा भाई है वो चलाते हैं इस काम को, देखते हैं। तो वो पिताजी मार्गदर्शन में रहते हैं। तो ये कह देना कि पिताजी का तो मार्गदर्शन हमेशा रहेगा ना भाई। अब ये कह देना कि उसके नाम पे ठेकेदारी करते हो, बेटा के नाम पे ठेकेदारी करते हो, उसके नाम पे करते हो, उसके नाम पे करते हो, तो भाई रविंदर जी की भी तो यही स्थिति है। आप रविंदर जी से पूछ लीजिए कि धर्मकांटा जो है वो किनके नाम पे है। वो निर्मला चाची के नाम पे है ना। आप खुद ही बताएं अपने उसमें कि धर्मकांटा उनके नाम पे है। जो उनकी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जिनका कहते हैं कि देशों में काम, पूरे देश में ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या टेंडर ठेकेदारी का काम चलता है, वो उनके कहते हैं कि वो उनके पुत्र के नाम पे है, जिनके ऊपर बताते हैं कि उसी कंपनी के नाम पे गाड़ी भी है, तो गाड़ी भी उस कंपनी के नाम पे है। फिर कहते हैं कि दामाद के अकाउंट से पेमेंट हुआ है उस गाड़ी का। फिर कहते हैं कि बेटे के नाम पे जो कंपनी है उसके नाम पे है गाड़ी। चढ़ते हैं वो खुद गाड़ी पे और प्रचार होता है निर्मला देवी जो मुख्य पार्षद की प्रत्याशी हैं उनका। तो ये सब तो घुमाई फिराई हुई बातें हैं। तो अब इसके नाम पे उसके नाम पे, अरे आप खुद ही वही काम कर। राजनीति आप जो है वो भी पर्ची से डर लगता है क्या? देखिए डर उससे लगता है जिसमें सत्यता होती है। अगर मेरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं या मेरे पिताजी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उसमें 1% भी सत्यता होगी तो उनको लगेगा रातों की चैन खो जाएगी, नींद नहीं आएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति का आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर बेबुनियाद आरोप है, आप लगाए, किसी दिन उठे, आपने देखा कि चलो आज जो है इसको जो है घसीट लेना है, इसको बदनाम कर देना है, तो कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में हर रोज़ जो है अनाप शनाप बातें कही जाती है। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में हर रोज़ अनाप शनाप बात कही जाती है। किसी भी नेता विधायक ले लीजिए, मंत्री ले लीजिए, हर रोज़ उनको कितने उससे सामना करना पड़ता है।
कितने तरह के इल्ज़ामों का सामना करता है। अब इल्ज़ाम तो लगते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम तो बदनाम करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए लगाई जाती है। लगाने के लिए तो अभी उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने कहा कि अब मानहानि का केस करेंगे, तो वो कहते हैं कि मानहानि का केस करेंगे तो हो सकता है तो आप पर कोई बलात्कार का भी केस कर दे। बताइए, प्लानिंग देखिए, स्ट्रेटेजी देखिए, किस तरह प्रेशराइज करने का कोशिश किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि बलात्कार का भी जो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई बलात्कार का भी केस कर दे। तो इस बात से वो नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कुछ इस तरह का प्रयास किए। फिर बोले चोरी चकारी का भी कोई लगा देंगे, चोरी डकैती का भी लगवा देंगे आरोप। तो बोला केस का कोई कमी नहीं है। तो प्लानिंग देख लीजिए, 3-4 दिन बचा है। अब किस स्तर तक मधेपुरा की राजनीति को ये लोग ले जाते हैं, क्या पता उनके जगह कोई और ही प्लानिंग कर रहे होंगे। 14 लोग हैं, कई लोग सारे हैं विपक्ष में हैं, क्या पता उनका नाम बदनाम हो रहा है लेकिन पर्ची का प्लानिंग और सारा प्लानिंग कोई और कर रहा हो। जब उन्होंने खुद मुँह से एक्सेप्ट किया है। अरे उन्होंने तो खुद अपने ही इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खुद मुँह से एक्सेप्ट किया है कि मैं व्यापार संघ के उसके नाते जो है मेरे पास लोग आए, मैंने पर्ची निकलवा दिया। बोला ही है, उन्होंने खुद ही बोला पर्ची है। निकालने की बात नहीं कही। ये तो कहा ही ना है कि वो मेरे जानकारी में था, इसका पर्ची निकलने से पहले इस बात की जानकारी उनको थी। ये तो एक्सेप्ट किया है उन्होंने इनडायरेक्टली। तो अब क्या किया है उन्होंने, तो 3-4 नाम भी गिना दिए। हो सकता है 2-3 नाम और आ जाए 2-3 दिनों में, देखिए हो सकता है आ जाए, संभव है। हो सकता है जनता से क्या कोई, हो सकता है कोई चाय वाय का भी बात कर दे कि भाई 20 साल पहले कोई पिया था, पैसा नहीं दिया हमको। कहने का देखिए, जब कोई लिमिट नहीं है कहने का, तो कहीं तक जाएगा। तो जाने दीजिए, क्या कर सकता है। जनता से क्या करना चाहिए, सीधे जनता से सीधी यही बात है कि जनता समझ रही है कि कितनी मजबूती पे सुधीर भगत चुनाव लड़ रहे हैं और शांति देवी चुनाव लड़ रही हैं। सुधीर भगत का पोजीशन क्या है मार्केट में आज के डेट में, और इन पे पूरे समाज का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सबका साथ रहा है, तो जाकर सुधीर भगत आज यहाँ तक पहुँचे हैं और मजबूती से खड़े हैं, सबके बीच खड़े हैं। तो भाई भैया ये अपील है कि मजबूती से लड़िए, इन सब भ्रमण में, ये सब जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, उन सब भ्रमित करने वाली बातों में मत पड़िए। और इस तरह का प्रयास लगातार होता रहेगा, और अपने आप को अगर डिस्टर्ब करिएगा इन सब बातों से, तो हो सकता है वो अपने जो उनका जो एजेंडा है उसमें वो सफल हो जाएं। तो इस एजेंडे को सफल होने नहीं देना है और मजबूती से चुनाव लड़ना है। बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही हाई मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे।